तो हम लोग आज के लेक्चर में शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पढ़े थे। आज शुरू किया जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। पीछे थोड़ा सा बताते हैं आपको कि इस तरीके से ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे डबल लेयर, बीच में इस तरीके से न्यूक्लियर पोर। यहां तक हो गई बात। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच। बात यहाँ की आई, ये जो पार्ट होता है, जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है, इस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसका डिटेल स्ट्रक्चर पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक सॉलिड स्फेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, और इस न्यूक्लियोलस, ठीक है, और उसके चारों तरफ न्यूक्लियोप्लाज्म, इसी के बीच बीच में ऐसे क्रोमैटिन थ्रेड पाया जाता है। ये क्रोमैटिन थ्रेड इसके बीच में पाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड पाया जाता है। और यहां पर जो इनर मेम्ब्रेन होती है, एक चीज ध्यान से सुनिए, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इस इनर मेम्ब्रेन पर ऐसे न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना नाम का एक फाइबरस स्ट्रक्चर होता है चारों तरफ। एक फाइबरस स्ट्रक्चर जिसका नाम न्यूक्लियर लैमिना इनर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। और ये वो जगह होता है जहां पर क्रोमैटिन थ्रेड जाकर के अटैच होता है, यानी क्रोमैटिन थ्रेड के अटैच होने का ये साइट है। और साथ ही साथ प्रोटेक्शन करता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ पूरे न्यूक्लियस का। तो एक और पार्ट जुड़ा होता है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर लैमिना, जो साइट होता है जहां पर जो क्रोमैटिन थ्रेड है, ये क्रोमैटिन थ्रेड जाकर के जिससे अटैच होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे इस न्यूक्लियोप्लाज्म का, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता क्या है, पहले ये जानते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दैट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म which is enclosed by nuclear membrane, which is enclosed by nuclear membrane, ठीक है। ये वो पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए इनक्लोज्ड कर दिया जाता है, ठीक, और उसे न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ, इसका अगर कंपोजिशन देखिए, इसका कंपोजिशन, ये किन किन चीज, कौन कौन सी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो इसमें पानी, ठीक है, वाटर, आयंस, क्रोमैटिन थ्रेड, देखिए क्रोमैटिन थ्रेड, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस, प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, एंजाइम, एंजाइम, ठीक है। ये सारी चीजें, वाटर, आयंस, क्रोमैटिन थ्रेड, न्यूक्लियोलस, प्रोटीन, वो हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकते हैं, एंजाइम्स, अदर एंड अदर सब्सटेंस, जैसे इसमें कुछ मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, सोडियम, इस तरीके की चीजें भी पाई जाती हैं, ठीक है, आयंस के रूप में। तो ये इनका कंपोजिशन होता है, ये सारी चीजें मिलकर के बनाती हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को, ठीक। इनका अगर फंक्शन देखते हैं, काम, फंक्शन, इट प्रोवाइड्स सस्पेंशन, it provide suspension to the
ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रेजेंट इन इट, इसके अंदर पाए जाने वाले जितने जितने ऑर्गेनेल्स, जैसे क्रोमैटिन थ्रेड है, न्यूक्लियोलस है, प्रोटीन्स है, इन सारी चीजों को सस्पेंशन ये प्रोवाइड करता है। सस्पेंशन का मतलब एक ऐसा माध्यम ये प्रोवाइड करता है जिसमें वो डूबे रहते हैं, तो इट प्रोवाइड सस्पेंशन टू द ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन इट। इट ऑल्सो प्रोवाइड shape and structure to the nucleus को it also provides shape and structure to the nucleus, इसको एक निश्चित आकार देता है, इसके स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इट रेगुलेट्स, तीसरा काम, इट रेगुलेट the transportation of ions, molecules and other substance which is required for मेटाबॉलिज्म। तो ये फंक्शन हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म का। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर जो भरा रहता है, ये प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है। न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज्ड हो जाने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए इनक्लोज्ड हो जाने के नाते इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या चीज़ें पाई जाती हैं इसमें वो लिखे आपको। पानी पाया जाता है क्योंकि ये फ्लूइड है तो पानी रहेगा ही। आयंस, क्रोमैटिन थ्रेड, न्यूक्लियोलस, तमाम तरीके के प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स और भी सब्सटेंस जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, सोडियम, ये सब पाए जाते हैं इसके अंदर। काम क्या है? तो ये सस्पेंशन प्रोवाइड कराता है बाकी ऑर्गेनेल्स के लिए, ये शेप और स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है न्यूक्लियस के, और ये अंदर बाहर जाने वाले जो न्यूक्लियर पोर है इससे जो अंदर बाहर केमिकल एक्सचेंज होता है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, जो ऐसे सब्सटेंसों को अंदर बाहर जाने की परमिशन देता है या उसमें हेल्प कराता है जो सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं। तो ये दूसरा पार्ट था न्यूक्लियस का जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, ये जो न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस के बारे में जानकारी लेते हैं। सेंटर में न्यूक्लियोलस सॉलिड है। तो तीसरा पार्ट है न्यूक्लियोलस। इट इज स्फेरिकल इन शेप। पहली बात, स्फेरिकल इन शेप। न्यूक्लियोलस का डिटेल स्ट्रक्चर इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको बीच में बना करके दिखाया गया था। तो इट इज स्फेरिकल इन शेप and suspended in nucleoplasm. It is discovered by फोंटेना नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो इट इज डिस्कवर्ड बाई फोंटेना। न्यूक्लियोप्लाज्म में डूबा रहता है, स्फेरिकल शेप का होता है। जनरली अ सिंगल न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस हैज वन न्यूक्लियोलस। सामान्य रूप से एक न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, बट इन सम केस ठीक है, वन न्यूक्लियस या सिंगल न्यूक्लियस हैव मोर देन वन न्यूक्लियोलाई।
मोर देन वन न्यूक्लियोलाई, एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओनियन, प्याज में ये 4 न्यूक्लियोलाई, 4 न्यूक्लियोलाई इन ए सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं। तो सामान्य रूप से एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहां पर एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। जैसे प्याज के एक सेल में 4 न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। ठीक है, देयर आर 4 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला एमार्फस मैट्रिक्स, एमार्फस मैट्रिक्स। अब अगर हम इसी के अंदर आपको बना करके समझाते हैं, ये फिगर आपको एक बार बनाया गया था, जैसे मान लो ये इस तरीके से, तो यहां पर ऐसे क्रोमैटिन का बना हुआ ऐसे कवरिंग पाई जाती है। ये क्रोमैटिन के बने होते हैं, इन्हें कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन। ठीक है, पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन। फिर इसके अंदर कुछ ऐसे स्फेरिकल शेप के, ऐसे स्फेरिकल शेप के ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाए जाते हैं, और इसी के अंदर कुछ ऐसे फाइबर शेप के फाइब्रिलर प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन है। और एक ऐसा क्रोमैटिन होता है जो इनके बीच में पाया जाता है, ऐसे इनके बीच में, और अंदर की तरफ जाते हुए प्रतीत होते हैं। इन्हें हम लोग इंटर न्यूक्लियर क्रोमैटिन कहते हैं। तो ये चीजें हुई, इन्हें कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर, पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन। इस वाले को कहते हैं इंटर न्यूक्लियर क्रोमैटिन, इंटर न्यूक्लियर क्रोमैटिन। अब देखिए 2 क्रोमैटिन हो गए, इनको मिला करके एक मैंने क्रोमैटिन नाम देंगे। तो ये 2 तरीके के क्रोमैटिन, एक बीच में एक किनारे किनारे है, सराउंड्स द न्यूक्लियोलस। और जो स्फेरिकल शेप के हैं, स्फेरिकल शेप वाले, इन्हें कहा जाता है ग्रेन्युलर प्रोटीन, ग्रेन्युलर प्रोटीन। और जो फाइबर जैसा है इसे कहते हैं फाइब्रिलर प्रोटीन, फाइब्रिलर प्रोटीन। और जो जिसमें ये सब डूबे रहते हैं उन्हें कहते हैं एमार्फस मैट्रिक्स। ये वाला जो हिस्सा होता है जिसमें सब पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है एमार्फस मैट्रिक्स। ठीक है, तो एमार्फस मैट्रिक्स वो जगह है, या एमार्फस मैट्रिक्स वो सब्सटेंस होता है जिसमें ग्रेन्युलर प्रोटीन और फाइब्रिलर प्रोटीन ये दोनों सस्पेंडेड रहते हैं। तो इट इज होमोजिनस, इट इज होमोजिनस। ये होमोजिनस होता है, मतलब देखने पर एक दिखाई देता है, बावजूद इसके कि तमाम चीजें उसमें डिसॉल्व होती हैं। तो इट इज होमोजिनस एंड मेडअप ऑफ, या ग्रेन्युलर प्रोटीन, ग्रेन्युलर प्रोटीन एंड फाइब्रिलर प्रोटीन, फाइब्रिलर प्रोटीन आर फाउंड इन इट। इसके अंदर पाए जाएंगे फाइब्रिलर प्रोटीन और ग्रेन्युलर प्रोटीन, वे एमार्फस मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा ग्रेन्युलर प्रोटीन, ग्रेन्युलर प्रोटीन, इट इज मेड अप ऑफ, देखिए इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोम इन 2:1 रेशियो। यह सबसे ज्यादा पार्ट होता है, ग्रेन्युलर प्रोटीन इसमें सबसे ज्यादा होता है। और एक किसका बना होता है ग्रेन्युलर प्रोटीन, प्रोटीन और राइबोसोम का 2:1 रेशियो में। इट इज प्रिकर्सर ऑफ, प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम
इट इज प्रिकर्सर। प्रिकर्सर माने होता है जो शुरुआत करते हैं पहले बनने के, तो इसलिए ग्रेनुलर प्रोटीन से ही राइबोसोम की शुरुआत होती है। इट इज प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम के प्रिकर्सर होते हैं, ठीक है। एंड कंटेन राइबोसोमल and contain a ribosomal part, contain राइबोसोमल पार्ट, राइबोसोमल पार्ट को ये कंटेन करते हैं, या आप कह सकते हो कि राइबोसोमल सब यूनिट, एंड कंटेन राइबोसोमल सब यूनिट। तो प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम और कंटेन राइबोसोमल सब यूनिट, कौन? ग्रेनुलर प्रोटीन, ठीक है। ये हेल्प करता है राइबोसोम के फॉर्मेशन में, राइबोसोमल सब यूनिट के बनने में। तीसरा, ग्रेनुलर के बाद फाइब्रिलर प्रोटीन, फाइब्रिलर प्रोटीन क्या है? फाइब्रिलर प्रोटीन, तो इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, यह राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है जो फाइब्रिलर प्रोटीन होता है। और चौथा आपको बताए क्रोमैटिन, क्रोमैटिन पर पहले ही आपको बता दिए दो तरीके का होता है, एक है पेरीन्यूक्लियर क्रोमैटिन, सराउंड्स द न्यूक्लियोलस, पेरीन्यूक्लियर क्रोमैटिन चारों तरफ जो न्यूक्लियस को घेरता है, इंटरन्यूक्लियर क्रोमैटिन, इंटरन्यूक्लियर क्रोमैटिन ट्यूब्यूल्स प्रोजेक्टिंग इनटू न्यूक्लियोलस, क्या है ये ट्यूब्यूल्स प्रोजेक्टिंग इनटू न्यूक्लियोलस, ये ट्यूब्यूल्स से प्रोजेक्टिंग इनटू न्यूक्लियोलस। तो ये दो तरीके के पेरीन्यूक्लियर क्रोमैटिन, ठीक, और इंटरन्यूक्लियर क्रोमैटिन। अब अगर इसके फंक्शन देखिए तो इट इज द साइट ऑफ, इट इज द साइट ऑफ, इट इज द साइट ऑफ आरआरएनए, आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल फैक्ट्री इसे कहा जाता है, राइबोसोमल फैक्ट्री का फॉर्मेशन करता है, ये आरआरएनए बनता है, राइबोसोमल फैक्ट्री के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। यहां पर राइबोसोमल प्रोडक्शन होता है और ये उस सेल के अंदर जो भी राइबोसोम की नीड होती है उस नीड को पूरा करने के लिए आरआरएनए के साथ बनाता रहता है। राइबोसोम और आरआरएनए जितना जरूरी है वो सब न्यूक्लियोलस के अंदर बनेगा। तो साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल प्रोडक्शन की ये फैक्ट्री होता है, ये इनके काम होते हैं, ठीक है। तो हम लोग न्यूक्लियोलस पढ़े जो तीसरा पार्ट था। तो स्फेरिकल इन शेप है, इसके 4 पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस में, एक न्यूक्लियोलस में पाया जाना चाहिए, प्याज में एक से ज्यादा या ऐसे भी हो सकता है। 4 पार्ट, एमार्फस मैट्रिक्स, ग्रेन्युलर प्रोटीन, फाइब्रिलर प्रोटीन और क्रोमैटिन। फंक्शन साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस और प्लस राइबोसोमल फैक्ट्री के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये हो गया तीसरा पार्ट जो हम लोग पढ़े, न्यूक्लियोलस। अब जो न्यूक्लियस का अंतिम पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड, उसको देखते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड क्या होता है? क्रोमैटिन थ्रेड एक दूसरे से लिपटे होते हैं और लिपट करके ये क्रोमैटिन रेटिकुलम बनाते हैं। यानी कि जो क्रोमैटिन थ्रेड है ये क्रोमैटिन थ्रेड बनाता है क्रोमैटिन रेटिकुलम, ठीक है। दे सेपरेट ए पार्ट
they separate apart and becomes smaller and thicker to form chromosome ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या कहा जा रहा है कि सेल डिवीजन के समय ये जो क्रोमैटिन रेटिकुलम होते हैं ये एक दूसरे से अलग होते हैं, सेपरेट अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाते हैं, अलग होते हैं, छोटे और मोटे होकर, स्मॉलर एंड थिकर, छोटे और मोटे होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। उसे हम कहां देख सकते हैं क्रोमोसोम को? सेल डिवीजन के दौरान। यानी सेल डिवीजन के मेटाफेज में हमको क्रोमोसोम दिखाई देता है, उसके पहले यही क्रोमोसोम क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड नाम ही है इसका। क्रोमैटिन थ्रेड is made up of क्रोमैटिन सब्सटेंस। किसके बने होते हैं? क्रोमैटिन सब्सटेंस के बने होते हैं। ठीक, अब क्रोमैटिन क्या होता है? तो कहते हैं क्रोमैटिन इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन। ये न्यूक्लियोप्रोटीन होता है which is made up of nucleic acid and protein. It is made up of nucleic acid and protein. ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन। दो चीजों से मिलकर बनता है कौन? क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड which is of two type, या which is made up of तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर और तीसरा फॉस्फेट। ये तीन चीजों से मिलकर के बनता है न्यूक्लिक एसिड और ये दो तरीके का होता है, पहला डीएनए और दूसरा आरएनए। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, नाम देखो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं दोनों में, पेंटोज शुगर होता है और फास्फेट होता है। ये तीनों चीजें आपस में मिलकर के, ठीक है, डीएनए और आरएनए का निर्माण करती हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, ये दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए मोस्टली फाउंड इन क्रोमैटिन। देखो क्रोमैटिन में सबसे ज्यादा डीएनए पाया जाता है एंड क्लोरोप्लास्ट, आप पढ़े होंगे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर भी डीएनए पाया जाता है। यानी क्रोमैटिन में तो पाया ही गया, ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है, यानी जो क्रोमैटिन है उसमें डीएनए पाया गया और उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। आरएनए कहां पाया जाता है ये देखते हैं। तो आरएनए मोस्टली फाउंड इन साइटोप्लाज्म, सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा कहां पाए जाते हैं? तो इसके अलावा कहा जाता है कि राइबोसोम में पाए जाते हैं। राइबोसोम के ऊपर आरएनए और राइबोसोम मिलते हैं। उसके बाद या आप ऐसे लिख सकते हो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों जगह पर डीएनए पाए जाते हैं।
ठीक है। डीएनए कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में केवल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लास्ट दोनों में आरएनए पाया जाता है और डीएनए केवल क्रोमैटिन थ्रेड में पाया जाता है। जो थ्रेड बना होता है डीएनए का बना होता है क्रोमैटिन में, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, तो डीएनए आरएनए पाया कहां जाता है ये आपको बता दिए। और एक चीज जानो कि आरएनए सिंथेसाइज बाय डीएनए एंड इट इज स्टोर्ड इन न्यूक्लियोलस। क्या कहा जा रहा है कि आरएनए का सिंथेसिस होता है डीएनए के द्वारा और जितना आरएनए बनेगा वो न्यूक्लियस में स्टोर होगा और फिर जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियोलस से ये माइग्रेट होता है जाकर के साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आरएनए से जाकर के राइबोसोम से जाकर के ये आरएनए मिल जाता है, अटैच हो जाता है। यानी आरएनए कहां बनेगा, तो आरएनए डीएनए के द्वारा बनेगा और कहां बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर बनेगा और जितना आरएनए बनेगा वो स्टोर होगा न्यूक्लियोलस में और फिर जरूरत के हिसाब से ये न्यूक्लियोलस से निकल करके न्यूक्लियर पोर के जरिए माइग्रेट होकर के जाकर के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, राइबोसोम से मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग न्यूक्लियस के चारों पार्ट के बारे में जाने। अब जो चौथा पार्ट था क्रोमैटिन थ्रेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्रोमैटिन थ्रेड दरअसल क्रोमैटिन रेटिकुलम जाल के रूप में पाया जाता है। ये केवल एक समय अलग होते हैं जब इसमें सेल डिवीजन होना होता है, और सेल डिवीजन के दौरान ये छोटे और मोटे हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब उन्हें क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब जो क्रोमैटिन थ्रेड आए, अगर उसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो किसका बना होता है, तो कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड बना होता है क्रोमैटिन सब्सटेंस का। ये न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, डीएनए और आरएनए दो तरीके के होते हैं। किन चीजों से बना होता है, तो कहेंगे नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट से बना होता है ये। अब ये पाए कहां जाएंगे न्यूक्लियस में, तो कहेंगे डीएनए क्रोमैटिन थ्रेड में पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। आरएनए कहां पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों जगह पाया जाता है। और आरएनए का निर्माण डीएनए के द्वारा होता है और उसको स्टोर करता है न्यूक्लियोलस। अब अगर हम लोग ये जाने, हम लोग पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस पढ़ लिए, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन ये होता है कि सेल के अंदर जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। यानी जो पहला फंक्शन है वो मास्टर कंट्रोल है। ये मास्टर कंट्रोल है ऑफ सेल। दूसरा फंक्शन इनका क्या है, ये हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं, यानी ये प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफर। हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और फिर तीसरा काम इसका क्या होता है, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के दौरान इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी आपको बताया न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो तीन सबसे महत्वपूर्ण काम, पहला मास्टर कंट्रोल ऑफ सेल, दूसरा हेरिडिटरी मटेरियल होता है जिसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर करते हैं, और तीसरा कि सेल डिवीजन के लिए न्यूक्लियस की जरूरत होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के आगे डीएनए आरएनए, वो अगले लेक्चर में।